हेलो क्लास 8। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो चलिए आज हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सैंपल पेपर, जिससे आपका प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगा और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो देखो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा कि सारे आप अटेम्प्ट करो और सारे सही टिक कर जाओ। चलो देखते हैं आपका क्या पूछा है। फर्स्ट, चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताओ चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप सबको पता होगा, है ना। और चिल्ड्रंस हो आप, अगर आपको नहीं पता है आप, तो फिर तो देखो ऑप्शन बी है 14 नवंबर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी का ये बर्थ डेट है, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, तो उन्हीं के बर्थडे पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? चिल्ड्रंस डे। ये तो सबको आता ही होगा, ये तो मैं आपको याद रखने भी नहीं बोल सकती क्योंकि आपको ऑलरेडी याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। बक्सर बैटल टुक प्लेस इन। बक्सर बैटल कौन से सन में हुआ था? लोग भी ट्राई करो थोड़ा सा कि कब हुआ था ये। देखो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 1764। आपको पता है, आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये आंसर आप भूलोगे नहीं, और सिर्फ आप वीडियो देखोगे तो आपके माइंड से ऐसा हो सकता है कि आंसर चला जाए और आप भूल जाओ। तो आप ऐसा किया करो कि अच्छे से पढ़ने बैठो प्रॉपर तरीके से और फिर उसको याद भी करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बायोटिक रिसोर्सेस आर। बायोटिक रिसोर्सेस मीन्स क्या होता है? जैसे लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट, फिशेस, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा? देखो ऑप्शन ए में क्या है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनाइजम्स। यही है ना आपका, इसमें लिखा है ना लिविंग, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, देखो इसमें क्या, और ये ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है, मेड बाय मैन, तो नहीं आएगा। ये नॉन लिविंग लिखा हुआ है, ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव भी नहीं, क्योंकि ये है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एनर्जी प्रोड्यूस बाय लैंड। लैंड होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वेट ना। देखो क्या विंड एनर्जी, जियोथर्मल पावर, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, क्या हो जाएगा आपका इसमें से? जियोथर्मल हो जाएगा। क्यों? देखो जो जमीन के अंदर ना बहुत ज्यादा हीट रहता है, तो उस हीट से क्या होता है, किसी किसी जगह पे ना वो किस रूप में निकलता है, ऐसा हीट वाटर या ऐसा वाटर के वे में निकलता है, उससे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोथर्मल पावर। जो एज अ अर्थ है उसमें नीचे बहुत ज्यादा हीट रहता है, तो वो ऐसा किसी ना किसी जगह में तो निकलेगा ना, ऐसे भाप बन के बहुत गर्म, बोलते हैं ना बॉइलिंग ज्यादा होता है तो वो ऊपर आने लगता है, तो उसी वैसा ही आप समझ सकते हो कि वो भी कहीं से ऐसे ऊपर से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल पावर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका फिफ्थ वाला क्या है। हजरत महल इज इन। कि हजरत महल कौन है भाई? बेगम हजरत महल ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये बहुत ही ब्रेव वुमेन थी और इन्होंने उनके खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ा है ब्रिटिशर्स से। तो ये इनसे रिलेटेड प्लेस कहाँ है आपका? अगर आप इसको कोई प्लेस समझ रहे हो तो नहीं, ये एक नाम है। क्या आएगा? लखनऊ। इनकी हिस्ट्री और इनका पैलेस कहाँ से रिलेट करता है या कहाँ है? ये लखनऊ में है। ओके, हजरत महल आएगा, बेगम हजरत महल के बारे में, तो क्या रिलेट करोगे? लखनऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका शारदा एक्ट पुट बैन ऑन। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? बताओ आप लोग। चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, सती प्रथा और पॉलीगैमी, किससे रिलेटेड है? पहले के जमाने में छोटे बच्चों का शादी कर दिया जाता था बहुत ही जल्दी, तो इस चीज पे बैन लगाया गया। कौन सा ऐसा लॉ लाया गया? ये शारदा एक्ट लाया गया, जिसमें क्या बैन लगाए? चाइल्ड मैरिज पे। तो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, चाइल्ड मैरिज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। अमूल इज रिलेटेड टू। अमूल किससे रिलेटेड है बताओ? पहले तो आप अमूल का ब्रांड जानते ही हो, ये क्या क्या चीजें बनाते हैं? बताओ ये क्या क्या बनाते हैं? ऐसे आप लोग देखे होंगे, आइसक्रीम, चीज, मिल्क, बटर, ये सब बनाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं सारे, मीन्स मिल्क जो मिल रहा है किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। चीज वगैरह बना रहे हैं वो भी मिल्क से रिलेटेड है, किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। तो ये क्या रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगा, है ना। तो देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अमूल किससे रिलेटेड है? एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव वगैरह ट्राई करिएगा मेरे साथ साथ, तो आपको अच्छे से याद होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा। तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ ना, इंडिपेंडेंस मिली ना,
तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, जिसमें कि क्या बनाया जा रहा था, हमारी कंट्री का लॉ। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, बताओ कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया था, इन्होंने पूरा लिखा है। लेकिन उस टाइम पे प्रेसिडेंट पूछा है, इसको ध्यान रखना। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है ऑलरेडी, क्वेश्चन आंसर में ये आया था आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 9th में क्या है। भोसले रूरल बिम्बाजी रूलेड इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम। बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ में कहाँ से रूल किया है, कहाँ से रूल किया है? रायपुर, जगदलपुर, रतनपुर, अंबिकापुर? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम रतनपुर। रतनपुर से बिम्बाजी ने रूल किया है, याद रहेगा ना? चलो कोई तो डाउट नहीं। चलो देखते हैं 10th में क्या, ऑन व्हाट टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड। इसमें से कौन सी चीजों में टैक्स नहीं लगाया जाता? क्या है ये? इनकम टैक्स एक बोल रहे हैं, जो इनकम होता है सैलरी वगैरह उसमें पूछ रहा है, और ये क्या बाउंड्रीज में, और एक गुड्स जो सामान वगैरह में लगता है। तो किसमें से नहीं? देखो नॉट पूछा है, नॉट वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि आप कभी जल्दी में पढ़ोगे ना तो नॉट को आप ध्यान नहीं दोगे और फिर उसके चक्कर में आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखो जो फार्मर्स होते हैं, जो ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिस भी चीज की वो फार्मिंग करते हैं, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती हैं। याद रहेगा आपको, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अब आपका आएगा फिलअप्स। यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट किए हैं, तो देखिएगा इसको ध्यान से। क्या है आपका 11 क्वेश्चन में, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट पीपल ऑफ विलेज गो टू डैश टू गेट जस्टिस। अच्छा देखो, गांव में क्या होता है, लोग क्या जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको लेके कोर्ट जाते हैं क्या? नॉर्मली नहीं, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वो कोर्ट जाते हैं। तो अगर छोटी मोटी झगड़े हुए, उससे क्या वो कहाँ सॉल्व करेंगे ये झगड़े? वो भी तो होना चाहिए ना, कहीं तो होना चाहिए कि छोटे छोटे बात पे कोर्ट ना जाए। इसके लिए क्या है, हमारा गवर्नमेंट 3 टायर में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल, स्टेट और एक पंचायती राज। तो उससे रिलेटेड क्या आएगा, कहाँ जाते हैं उन लोग? सरपंच के पास, है ना? सरपंच क्या करते हैं वहां पे? फैसला लेते हैं कि हाँ, डिसीजन लेते हैं। चलो अब देखते हैं आपका 12 नंबर, ये नंबर है ना, नो नहीं है। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशंस इज। कितने ऐसी कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ है बताओ? 5 ऐसे बने हुए हैं ना, कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है बताओ? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। अगर कंट्रीज के नेम पूछते हैं तो पूरे 5 लिखना है और बाकी ऐसे 5। अब देखो 13 में क्या है, टू कलेक्ट रेवेन्यू इन छत्तीसगढ़ डैश इज क्रिएटेड। छत्तीसगढ़ में ये पहले होता था ना, अभी का नहीं है। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो बनाया जाता था, जैसे नवाब वगैरह जो हमने पढ़े हैं हिस्ट्री में, नवाब क्या करते थे? टैक्स वगैरह कलेक्ट करके किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को। तो ऐसे ही अगर टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसको बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा, गौटिया बोलते हैं, है ना? गौटिया ऐसे आपने गांव में भी सुना होगा, जो बहुत ही रिच फैमिली होती है उसको भी बोलते हैं गौटिया घर है, ऐसा मैंने सुना है। अब वो इससे रिलेटेड है या अलग है, आई डोंट नो। ओके देखो, द ट्रीज प्लांटेड ऑन द बैंक टू चेक मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉल्ड। जो इसमें क्या पूछा है, जो नॉर्मल खेत वगैरह होते हैं ना, उसके किनारे एज अ बाउंड्री टाइप से लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो देखो जो बहुत तेज हवा आती है उससे बच जाता है। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रहा है, पेड़ क्या होता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, और अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। और जो फसल होते हैं बहुत तेज हवा में क्या होते हैं, वो गिर भी जाते हैं। तो पेड़ उससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर बेल्ट बोलेंगे ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टर बेल्ट। ठीक, प्रोटेक्टर बेल्ट या शेल्टर बेल्ट ऐसे बोल सकते हो। अब देखो 15 में क्या है, फॉर रूलिंग ऑफ कंपनी द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट वाज। जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तब उनका मेन सोर्स क्या था, उनको पैसे कहाँ से आता था? जो लैंड रेवेन्यू से आता था ना। इसका आंसर भी आपका लैंड रेवेन्यू होगा। देखो ये ठीक है, लैंड रेवेन्यू।
क्या इससे क्या करते थे उन लोग, जमीन पे टैक्स लगाते थे, लैंड रेवेन्यू में उनको उससे रेवेन्यू जनरेट होता था, उस पे वो टैक्स लिया करते थे, फार्मर से लेते थे। और क्या जो जमींदारी सिस्टम वगैरह आपने सुना होगा, क्या होते थे जमींदार, फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को। तो क्या आ जाएगा आपका, लैंड रेवेन्यू। अब आपका आएगा वेरी शॉर्ट, जो आपका आता है 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट्स होते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताती हूँ। चलो, ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ ह्यूमन एबिलिटी and intelligence which help in converting physical material into valuable resources। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, जो ह्यूमन के पास एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, उनकी थिंकिंग पावर है, उनके स्किल्स है कि वो क्या करते हैं, जो भी ऐसा मिलता है मटेरियल्स उसको क्या करते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं या उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल समझो, अगर हमारे पास फॉरेस्ट है, वहाँ क्या है, वुड है बहुत सारा, ठीक है, तो इससे क्या कर रहे हैं, वो वुड का क्या करोगे आप, अगर ह्यूमन नहीं है तो वुड किस काम का, क्या वुड से हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या, बताओ, अगर ह्यूमंस नहीं है तो फर्नीचर अपने आप बन जाएगा, नहीं, वुड तो वैसा ही रह जाएगा, उसका कुछ यूज हुआ नहीं। तो ये ह्यूमन क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं ना, अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से इसको कन्वर्ट करते हैं एक ऐसा यूजफुल चीज में, जैसे कुछ भी बना दिए, चेयर बना दिए, बेड बना दिए, है ना। अगर वाटर अवेलेबल है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो ये सब का यूज क्या है। ओके, तो इससे रिलेटेड है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, देखो उनके पास एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल चीजों में, जो रिसोर्सेज है उनको वैल्यूएबल चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज फ्यूडलिज्म डिक्लाइन, फ्यूडलिज्म डिक्लाइज, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो राजा वगैरह रूल करते थे ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, पहले उनकी ही बात मानी जाती थी, सब उनके अंडर में होते थे, तो ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ, चलो समझते हैं कैसे खत्म हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा। देखो, जो मर्चेंट्स मीन्स क्या होता है, तो ट्रेडर है ना, ट्रेडर को बोल सकते हैं, class supported the monarchy for their own benefit, the ruler recognized them as the foundation of the nation's prosperity and their rules also provide them with very possible assistance. This lead to the merchant class gaining importance and prestige in the country. With the growth of the merchant class, their prestige, the feudalism also started decline। okay, देखो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग किसके तरफ ट्रांसफर होते गए, व्यापार के तरफ। पहले के लोग क्या करते, मतलब राजा के अंडर में रहते थे, वही सब कुछ हैंडल करते थे, फिर क्या बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाके ट्रेड करने लगे, सामान बेचने लगे। अब क्या हुआ, उनके पास धीरे धीरे पैसा भी आया, पावर भी आया, अब वो किसका सपोर्ट करने लगे, किंग्स का, और किंग्स भी उनका सपोर्ट करने लगे। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, मर्चेंट्स जो यहाँ पे बोल रहा है ट्रेडर, उनका पावर किंग से भी ज्यादा बढ़ गया, और उसी टाइम से क्या, ये जो फेडरलिज्म है वो क्या हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। देखो, पहले होता था कि राजा के पास ही बस बहुत ज्यादा धन है, पैसा है, उनके पास पावर है, तो और किसी लोग उतने एबल नहीं रहते थे कि उनके पास पैसा है, उतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ये सब किसके पास होता था, किंग के पास, इसलिए वो पावरफुल होते थे। जब धीरे धीरे जो ट्रेडर्स होते गए, उनके पास भी पैसा और पावर आते गया, तो ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, हु टुक द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वेयर वाज इट टेकन। देखो, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, इसका रेजोल्यूशन किसने लिया था और कहाँ पे लिया था, ये पूछा है। द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज टेकन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन। देखो, जो कांग्रेस का टीम था ना, उन्होंने ये जब ऐसा मीटअप किया था, कहाँ, लाहौर में, वहाँ उनका मीटिंग हुआ था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे, किससे, ब्रिटिशर से। ओके, और इसको क्या नाम दिया गया था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के नाम से ये जाना जाता था। उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि हमको पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए, हम उनके अंडर में नहीं रह सकते। तो ये याद रहेगा आपको, ये एक लाहौर सेशन याद रख लेना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका 5th में क्या पूछा है,
व्हाट अ पर्सन शुड डू इफ अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स कोई छीन रहा है किसी का, तब वो पर्सन क्या कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए। तो देखो क्या है, इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स ही हैज टू राइट टू गो द नियर बाय पुलिस स्टेशन टू गिव FIR। देखो वो क्या कर सकता है, अगर कोई पर्सन है उसको उनकी राइट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं सब लोग, तो वो क्या कर सकता है, पहले अपने आसपास पुलिस स्टेशन में जा सकता है, वहाँ FIR करवा सकता है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इफ ही डज नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री हेल्प फ्रॉम देयर ही कैन गो टू द कोर्ट। अब देखो पहले तो वो क्या किया, कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में जाके कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब अगर उनके एक्शन से सपोज पुलिस वाले कुछ एक्शन लिए और कभी कभी होता है कि नहीं भी लेते हैं, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आप एक एग्जांपल लो, किसी का वहाँ पे जमीन है और उसको वहाँ पे घर बनाना है, अब आसपास के लोग उसको वहाँ घर बनाने नहीं दे रहे हैं, तो ये उसका राइट्स है ना कि वो प्रॉपर वहाँ का पेपर्स वगैरह रखा है, राइट टू लीव है ना। तो उससे क्या हो रहा है, उसको ये इससे हट जा रहा है ना, उसका राइट टू लीव तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, तो पुलिस वाले आके एक्शन लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो ये आपको ऐसे बताना है, एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो एक टैक्स होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, आपका GST। जैसे GST आप किस में लगता है, GST कुछ गुड्स वगैरह, गुड्स में लगता है, जैसे जो भी आप सामान ले रहे हो, कुरकुरे बिस्किट चिप्स जो भी आप सामान ले रहे हो ना, खाने पीने का या कुछ भी, तो उसमें क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट टैक्स इंक्लूड करती है। तो क्या शॉपकीपर वो पे करेगा, नहीं, वो उसमें ऐड कर देता है। जैसे सपोज आपका एक सामान है 10 रुपए का, तो वो ऑलरेडी उसमें टैक्स ऐड है, वो 12 रुपीज का है। अब आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली अब आपके पास वो कितने का बिक रहा है, 12 रुपीज का, अब आप उसमें टैक्स पे कर रहे हो, अब वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो क्या है, इनडायरेक्टली हो गया। एक गवर्नमेंट आ गए बीच में, शॉपकीपर आ गए, फिर आप आ गए, मतलब वो इनडायरेक्टली एक एक स्टेज से लिए जा रहे हैं, फाइनली किससे मिल रहा है, वो कस्टमर से, कस्टमर से लेके सब गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। अब आपका डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि जॉब्स वगैरह हो गए, जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह है, तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, अब उसका कुछ हिस्सा किसको चला जा रहा है, गवर्नमेंट को, कैसे, एज अ टैक्स, वो क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स हुआ। देखो यहाँ लिखा है, डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन and is paid directly to the government by the person, the individual on whom the tax is imposed levied is responsible for paying it। ये बताया है उसके बारे में, आप इसमें ऐसे डाल भी सकते हो एग्जाम्पल कि जैसे सैलरी हो गया नॉर्मल, उसका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। और अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा तो आप सिंपली GST को डिफाइन कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो एक से एक करके लेते हैं, मोस्टली कस्टमर से लिया जाता है और उसको पे गवर्नमेंट को कोई और करता है। तो चलो आपका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस। पुलिस का वर्क क्या होता है भाई, ये तो नॉर्मल आप जानते हो। क्या, अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो तो वहाँ का क्रिमिनल्स को मतलब कम करना, वहाँ जो चोरी वगैरह हो रहा है उसको कम करना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश करना, लोगों की मदद करना। देखो क्या है, द वर्क ऑफ द पुलिस इज टू मेन पीस इन द एरिया, मीन्स शांति बनाए रखना। शांति कैसे बनेगा, अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी सब अच्छे से रहेंगे ना, शांति बना हुआ है ना। वेयर इज द ड्यूटीज देयर, ही अरेस्टेड द क्रिमिनल्स एंड सेंड देम टू द कोर्ट सो दैट द पीस एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहे हैं और कोर्ट भेज रहे हैं उनका प्रॉपर पनिशमेंट के लिए, मतलब उनके लिए जो सजा होनी चाहिए वो वहां पे उनको मिल जाएगी। तो ये किसका काम है, पुलिस का काम है। इससे क्या हो रहा है कि लोग शांति से अपने घरों में रह पा रहे हैं। तो ये वर्क होता है एक अच्छे पुलिस ऑफिसर का, अच्छे क्या, सारे ही पुलिस ऑफिसर्स का, है ना, इसीलिए वो बने हैं पुलिस। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, पता नहीं आप लोग पुलिस बनोगे तो क्या करोगे, है ना, यही करना है भाई, शांति बनाए रखनी है। क्या है, व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट नेम द डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और ये पूछा गया। देखो क्या, द गवर्नमेंट बॉडी विच लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द होल कंट्री कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, पोस्टल सर्विस, बैंकिंग,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मीन्स देखो एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, सारे स्टेट के अपने अपने अलग गवर्नमेंट होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहाँ कहाँ चलती है, न्यू दिल्ली से वो ऐसा रूल करती है ना, वहीं से काम करती है ना अपना। तो वहां से जैसे ये रेलवे वगैरह लाइंस जो बनती है वो क्या नॉर्मल स्टेट बना देते हैं? नहीं, सेंट्रल का काम है ना। रेलवे क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता है। तो ऐसा मतलब दोनों स्टेट वाले मिलके कर रहे हैं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। इसको कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ये आपका मेन है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर में क्या आता है आपका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने ऐसे हाउस बोलते हैं, एक क्या होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, और एक क्या कहाँ प्रेसिडेंट। यहाँ क्या प्रेसिडेंट, यहाँ राज्यसभा होता है, ये लोकसभा। चलो देखते हैं, इट मेक लॉ द नेशन इंक्लूड लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। अब देखो क्या होता है, ये लॉ बनाने का काम करती है। कैसे, यहाँ कोई बिल है तो वो क्या होता है, लोकसभा से पास होगा पूरी मेजोरिटी से, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, वहां से पास होगा। देन फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जब प्रेसिडेंट उसमें साइन करेंगे। तो यहाँ से वो बिल क्या बन गया, लॉ बन गया। ठीक है, यहाँ बिल था, अब वो यहाँ से पास होते होते जब प्रेसिडेंट उसमें फाइनली साइन कर देते हैं तब वो एज अ लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है। अब देखो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, दिस विंग एग्जीक्यूट्स द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो लॉ ये पार्लियामेंट ने बनाया है ना उसको फॉलो करवाना। एग्जीक्यूटिव मीन्स फॉलो कौन करवाना, जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या से ऐसा होगा। ठीक, उन मतलब लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोगों से इसको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। अब देखो आपका जुडिशरी में क्या होता है, जुडिशरी से आप जज रिलेट कर सकते हो। इट इंटरप्रेट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर एंड इट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, ये आप सबको पता ही है। अब देखो ये क्या करता है, जुडिशरी क्या करता है, जो भी लॉ के अगेंस्ट जा रहा है या उसके खिलाफ काम कर रहा है उसको क्या करते हैं, पनिश करते हैं उसके लिए। कि अच्छा मेरे को बताओ, एक लॉ बना दिए, अब बोल रहे हैं आप इसको फॉलो करो, तो अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या कर लेंगे, क्यों फॉलो करेंगे फिर सब, अगर कुछ पनिशमेंट ही नहीं है। अगर आपको बोल रहे हैं क्लासरूम में आपको शांत रहना है, आप क्यों शांत रहोगे, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि अगर मैं शांत नहीं रहूंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी। आप इसलिए शांत रहते हो कि हमको टीचर पनिश करेगी, है ना, तो पनिशमेंट का डर है आपको। तो इसीलिए यहाँ पे ये जज होते हैं कि अगर उनके खिलाफ, अगर वो लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले और उनको पनिश करें। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप अच्छे से इसको समझे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। वाई कोल, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। क्यों बोला जाता है भाई इनको फॉसिल फ्यूल्स, देखो क्यों बोला जाता है। Remains of plant and animals buried under the earth of million of years changed into fossil fuels like coal, petroleum, natural gas are major source of conventional power. ओके देखो, जो बहुत साल पहले प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, जमीन के नीचे दब चुके हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर हो गया है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। मीन्स क्या, जैसे कोल बन गए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या, दे हैव लिमिटेड रिजर्व, द रेट ऑफ देयर कंजप्शन इज फॉर ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर formation, so it is feared that they would be exhausted soon, there is the called the fossil fuels। देखो ये क्या है, ये लिमिटेड है, मीन्स ये सब जो दब गए थे बहुत सालों पहले वो सब इस रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या वो बनते ही रहेंगे क्या, ऐसे नहीं बनेंगे, तो उनको वापस से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। अगर उसको वापस से ये कोल, पेट्रोलियम बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तो क्या अगर हम कंटिन्यू इसका यूज करते रहे तो वो क्या खत्म नहीं होंगे, होंगे। तो पेट्रोल, जैसे बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, पेट्रोल यूज कर रहे हो, डीजल यूज कर रहे हो, कोल यूज कर रहे हो, कितना यूज करो, जितना आपको नीड है, एक्स्ट्रा यूज नहीं करो, या फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच के यूज करो, या आप कंटिन्यू करते जाओगे तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और फिर हमको इसके बिना रहना पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये होता है आपका फॉसिल फ्यूल, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 11 आ गया, चलो कोई बात नहीं, 11 पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर एट द टाइम ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब देखो जमींदारी सिस्टम क्या था, आपने बहुत बार पढ़ा है, इसमें क्या होता था,
जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार जो होते थे वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे नॉर्मली, और फार्मर्स को इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अब बताओ, जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसको तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा ही। एक तो वो उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स अपना फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं कि ऐसे फार्मिंग करो, जो भी पानी वानी चाहिए, जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दवाइयाँ लगती हैं वो सब नहीं दे रहे हैं उनको। तो क्या उनका अच्छा होगा फसल? नहीं होता था। एक तो फसल अच्छी नहीं होती थी, ऊपर से उनका टैक्स जो था वो फिक्स था। जो टैक्स है वो फिक्स है कि हाँ इतना आपको देना है तो देना है। जो भी अगर उन्होंने 30% रखा है तो आपको जो 100 आपने किया है प्रोड्यूस, उसमें से आपको 30% देना ही पड़ेगा, ये उन्होंने फिक्स करके रखा है। अब वो उसकी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से फार्मर के पास जैसे बहुत कम लैंड एरिया रहता था तो उनको क्या करना पड़ता था, दूसरों के लैंड एरियाज में काम करने पड़ते, दूसरों के जमीनों में जाके काम करने पड़ते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। अब देखो आंसर क्या है, इन दिस पीरियड द कंडीशन ऑफ द फार्मर वेर नॉट गुड एंड इट बिकम इवन वर्स। बहुत ही खराब हालत थी उस टाइम पे उनकी। दे यूज टू हैव वेरी लेस लैंड, देखो उनके पास बहुत कम जमीन होती थी, एंड देयरफॉर दे वर्कड ऑन अदर्स फील्ड, दूसरों के जगहों में, मतलब दूसरों की जमीनों में वो वहाँ जाके काम करते थे, फसलें उगाते थे कि थोड़ा बहुत उनको मिल जाए। इस टाइम पे ना मीन्स वो उनको दे देते थे, अपनी बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं होती थी टैक्स देने के बाद, कर्ज में रहते थे वो। दे हैड टू पे लार्ज पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू द फील्ड ओनर्स। एज अ रिजल्ट फार्मर यूज टू लिव इन पॉवर्टी, उनको गरीबी में जीना पड़ता था, एंड वे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ देयर फैमिलीज। जो उनकी फैमिलीज होती थी उनकी बेसिक नीड्स भी वो पूरे नहीं कर पाते थे, और वो गरीब ही रह जाते थे, उनकी फसलें भी ठीक से नहीं होती थी, और ऊपर से इतना ज़्यादा हैवी टैक्स लेते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको एक अच्छा सोर्स दिख गया था इनकम का कि हाँ हम यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि हम इनकी फसलें कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके पास सारे आइडियाज़ जो भी उनको चाहिए था वो सब थे उनके पास, लेकिन वो फिर भी हेल्प नहीं करते थे। क्यों खर्चा करें, हेल्प करेंगे तो खर्चा भी तो लगेगा, उनको ला के देना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए सारे पाइपलाइंस वगैरह लगाने पड़ेंगे, जो दवाइयाँ लाएंगे वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्यों करेंगे, वो अपना पैसा बचा रहे थे। चलो देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेज रेट। मिनिमम वेज रेट और कलेक्टर रेट, व्हाट डज इट मीन। मिनिमम वेज रेट क्या होता है, जैसे सपोज एक लेबर है, उसका गवर्नमेंट क्या कर दी है, रेट फिक्स कर दी है। जैसे लेबर कैसे काम करते हैं, पर डे उनका फिक्स रहता है ना, उनको पर डे मिलता है। वो सैलरी क्या होता है, जो मंथली मिलता है। और वेजेस, ये वेजेस क्या होता है, जो हर एक दिन मिल रहा है, पर डे। पर डे मीन्स क्या होता है, जो वेजेस होते हैं उसको बोलते हैं पर डे, और जो सैलरी मिलता है वो क्या होता है, मंथली मिलता है। लेबर का एक दिन का बता रहे हैं, अगर 300 है तो एटलीस्ट इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। अगर कोई लेबर बोल रहा है कि मैं 500 में काम करूंगा, आपको अच्छा लग रहा है, आप 500 में करवा लो, लेकिन जो गवर्नमेंट फिक्स की है कि 300 क्रॉस भी हो गया, ओके 300 अगर गवर्नमेंट फिक्स की है तो उसको एटलीस्ट 300 आप प्रोवाइड करोगे उतना, ओके तो ठीक है। ऐसे कैसे गायब हो गया था ये, चलिए देखते हैं आपका। मिनिमम वेज रेट फॉर ट्रेनेड, अनट्रेनेड एंड स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडेड विच इज broadcast by the collector of the concerned district, so that it is called minimum wage rates or collector rate, and it is illegal to pay less amount than fixed. अगर उनको कम वेजेस पे किया जा रहा है तो वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझो कि जो लेबर वगैरह हैं उनके लिए एक पर डे वेज रेट फिक्स किया जाता है। अच्छा ये क्यों किया गया, क्योंकि पहले ना जितना मतलब इनको काम करवाया दिया, इनका टाइमिंग भी फिक्स रहता है, मतलब नॉर्मली वो 8 आवर्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा उनको 24 आवर्स काम करवा के 300 दे दिए, ये नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि बहुत कम पैसा दे रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो उनका टाइमिंग वगैरह भी फिक्स किया गया और उनका वेजेस फिक्स किया गया, ताकि उनको सही से मतलब उनके लिए अच्छा हो, उनको प्रॉपर उनके काम का एटलीस्ट पैसा मिल सके जो वो मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्लियर हो गया इतना सब। तो ये आपका यहाँ खत्म होता है आपका वेरी शॉर्ट, और हमने जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे वो आपके शॉर्ट आंसर से, जो आपका 3 मार्क्स का आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने स्टडी में फोकस रखिए, एंड रिमेंबर रिजल्ट ऑलवेज वांट हार्ड वर्क। तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।